सभी को नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो देखिए, हमारा एक सब्जेक्ट है वैश्वीकृत विश्व में भारत की विदेश नीति। ठीक है जी। आज हम उसके अंतर्गत भारत और उसके जो पड़ोसी देश हैं उनके बीच कैसे संबंध हैं, ठीक है, किन बातों पर थोड़ी विरोधता है उसके विषय में पढ़ेंगे और भारत और पाकिस्तान के विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसमें शायद ही कोई एक दो देश हैं जो भारत के समर्थन में हैं। ठीक है, अधिकतर देशों से अनबन होती रहती है। ठीक है, उसका कारण कहीं ना कहीं भारत का आकार और भारत की बड़ी अर्थव्यवस्था भी है और इसके कारण वे डरते हैं, क्योंकि बाकी सब हम देखें, अगर विश्व को देखें तो ये देखने में लगता है जो बड़ा देश है वो छोटे देश के साथ जाति करता ही है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पड़ोसी देश भी सोचते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। ठीक है, और इसकी जो गहराई है, उनकी जो समस्याएं हैं, इन पर अभी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के साथ संबंधों में क्या समस्याएं हैं? भारत के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती पड़ोसियों के झगड़े तेवर सुधारने की है। चीन से संबंधों के सामान्यीकरण का दारोमदार सीमा विवाद के हल पर अधिक निर्भर है। पाकिस्तानी परमाणविक कार्यक्रम चिंता का मामला है। इसे विडंबना ही समझा जा सकता है कि आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के संबंध भारत और बांग्लादेश से अच्छे हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर छोटी मोटी झड़पें पिछले 20 वर्ष से भी अधिक समय से होती रही हैं। श्रीलंका के तेवर चढ़े हुए हैं और हर बार रियायतें देने के बावजूद नेपाल की ओर से भारत को आक्रामक रवैया सहना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि चाइना के साथ हमारे संबंध क्यों खराब हैं। देखिए, चाइना क्या है, चाइना की रणनीति है विस्तारकारी। ठीक है, मतलब विस्तार करने की। वो चाहता है, जो उसका पहले वाला सिस्टम था ना, क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जो एशियाई क्षेत्र है हमारा, इसमें सबसे पहले भारत और चाइना ही ऐसे थे जिनका बहुत बड़ा साम्राज्य था। वो इसको पुनः स्थापित कर रहा है, जैसा हमारा अखंड भारत का सपना है उसका भी है। ठीक है, और वो इसलिए धीरे धीरे कभी तिब्बत को अपने अंदर लेता है, कभी हमारा जो ये अरुणाचल प्रदेश है इसको अपना हिस्सा बता देता है। इस तरह वो करता रहता है। ठीक है, और इसीलिए हमारे उसके साथ हमेशा सीमा से संबंधित विवाद रहते हैं। ठीक है, और इसको हल करने में ही समय जाता रहता है। ठीक है, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान हम जानते हैं 1947 में हमसे अलग हुआ और धीरे धीरे क्या है, वो परमाणु बम जो है वो उनको एकत्रित कर रहा है, न्यूक्लियस बॉम्ब्स को एकत्रित कर रहा है, और वो हमारी चिंता का कारण है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतने आतंकवादी व्यवस्थाएं हो गई हैं, इतनी आईएसआई की कौम बन चुकी है। ठीक है, कि वो कभी भी उनकी आर्मी को ख़त्म कर कर उस न्यूक्लियर बॉम्ब का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी में कुछ है तो है नहीं। ठीक है, वो खुद ही आईएसआई पे निर्भर है, और सीमा है, नदी है, नदियों का जल है, उससे संबंधित भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उसी प्रकार से अगर आप एग्जाम्पल ले लें बांग्लादेश का, जिसको हमने 1971 में आज़ाद कराया, आज बांग्लादेश के जो संबंध है हमसे ख़राब हैं और पाकिस्तान से उतनी सुधरते जा रहे हैं। नेपाल को ले लीजिए, कभी नेपाल जो है चाइना की तरफ जाता है, कभी नेपाल जो है भारत की तरफ जाता है। इसका कारण है उसकी सरकार। क्या है ना, नेपाल के अंदर दो प्रकार की सरकारें हैं। ठीक है, कोई चाइना का समर्थन करती हैं तो कोई भारत का समर्थन करती हैं। ठीक है, हालांकि इस बारी चाइना ने अपनी औकात दिखा दी उनको, उनके जो क्षेत्र थे उसमें अपने झंडे गाड़ना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, जिस कारण अब जो उनका नेता था जो चाइना का समर्थन कर रहा था उसे हटा दिया। अब भारत को दोबारा से वही नेता मिल गया है जो भारत का समर्थन करता था। ठीक है जी, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब इनको सभी को एक एक करके ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। भारत और पाकिस्तान संबंध, सबसे पहला मुद्दा रहता है कश्मीर का मुद्दा। देखिए, कश्मीर विवाद, कश्मीर पर अधिकार को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 से विवाद शुरू है। भारत में विलय के लिए विलय पत्र पर दस्तखत किए थे। गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने 27 अक्टूबर को इसे मंजूरी दी। यह उस क्षेत्र का विवाद है जो भारत और पाकिस्तान के बीच 3 युद्धों और कई अन्य सशस्त्र झड़पों में आगे बढ़ा। भारत का इस क्षेत्र के लगभग 45% भूभाग को नियंत्रित करता है, जिसमें जम्मू कश्मीर की घाटी और लद्दाख का अधिकांश भाग, सियाचिन ग्लेशियर और इसकी 70% आबादी है। पाकिस्तान लगभग 45% भूमि क्षेत्र को नियंत्रित करता है।
इसमें आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्चिस्तान शामिल है। और चीन शेष 20% भूमि को नियंत्रित करता है, जिसमें अक्साई चीन क्षेत्र, ज़्यादातर निर्जन ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट और डेमचोक सेक्टर का हिस्सा शामिल है। तो देखिए जी, इसमें बताया गया है जो कश्मीरी मुद्दा है ये बहुत पुराना मुद्दा है। 1947 में जब हमारा देश 565 रियासतों में बटा हुआ था, ठीक है, उसी समय का है। और उस समय भारत के अंदर जो विलय पत्र हुआ करता था उस पर सिग्नेचर कर कर हस्ताक्षर कर कर भारत के अंदर कश्मीर को मिलाया गया, ठीक है। उसके बाद से पाकिस्तान जो है ना ये रट लगाया हुआ है कि भैया कश्मीर तो हमारा है। अब वो कश्मीर क्यों बताता अपना, वो कहता है कश्मीर के अंदर अधिकतर मुस्लिम संख्या है तो वो हमारा है। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद इस पाकिस्तान की मुस्लिम लीग ने आवाज़ उठाई ना, तो इस आवाज़ पे उठाई थी कि भाई धर्म के आधार पर बंटवारा कर दो, मुसलमानों को एक अलग देश बना दो, ठीक है। तो उस आधार पर ये कश्मीर का जो मुद्दा है ये छिड़ता रहता है। तो इस तरीके से भाई तो ऐसा काम करते हैं, जो हिंदू रहते हैं पाकिस्तान में वो भी हमें दे दो, है ना, वो सारा क्षेत्र हमें ही दे दो, एक काम करते हैं, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा जी। तो यही बात का मुद्दा रहता है। जैसा हम जानते हैं कि बड़ा क्षेत्र जो है वो हमारे पास में है, ठीक है। 70% आबादी जो है कश्मीर की वो भी हमारे हिस्से में है। लेकिन नहीं जी नहीं, वो तो गलत है इनके लिए, वो गलत है बहुत, ठीक है। ये हमेशा इस बात को लेकर चलते रहते हैं। इसी तरीके से कश्मीर के अब तक भाई 3 हिस्से हो चुके हैं, ठीक है। एक पाकिस्तान के पास है, एक भारत के पास है और एक चाइना के पास है। चाइना को तो पता नहीं बीच में से कैसे मिल गया, इस बेवकूफ़ ने दे दिया निकाल कर, ठीक है। ऐसा कुछ था नहीं पहले, लेकिन इसने बांट दिया, इसने इतना कर्ज लिया कि चाइना को उठाकर ये हिस्सा दे दिया, ठीक है जी। इस वजह से ये अक्साई चीन जो क्षेत्र जानते हैं ये जाके चाइना ने उठा लिया इससे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। और यही एक कारण है जिस कारण हमारे विवाद इससे चलते रहते हैं। हालांकि 2019 में 370 जो आर्टिकल था वो हट गया कश्मीर से और काफ़ी चीज़ें अब सुधर रही हैं और आगे चल के भी सुधरेंगी। सुधरने से तात्पर्य वहाँ पे बमबारी कम हो रही है, जो हमारे पंडित जो कश्मीरी पंडित थे वापस आ रहे हैं लौट के, जो वहाँ पर आतंकवादी से उनका सफाया हो रहा है, ठीक है जी। सारी व्यवस्था ये थी। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए जो दूसरा कारण रहता है वो रहता है सीमा विवाद को लेकर। देखिए भारत और पाकिस्तान की सीमाएं कुल 4 राज्यों से होकर गुजरती हैं, जिनमें पंजाब, गुजरात, राजस्थान के साथ जम्मू कश्मीर राज्य भी शामिल है। पाकिस्तान के साथ गुजरात राज्य की सीमा पर स्थित सरकिर्क सीमा रेखा को लेकर विवाद रहा है। सरकिर्क सीमा रेखा न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बहुत अहम हिस्सा है, बल्कि ये गुजरात राज्य की सुरक्षा के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। तो देखो जी, यहाँ पर बताया हुआ है कि जो पाकिस्तान और भारत है ना, कुल 4 राज्यों से होकर इसकी सीमा गुजरती है, ठीक है। पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर एक राज्य बताया गया है गुजरात राज्य, ठीक है, जिसकी सीमा है क्रिक सीमा रेखा, उसको लेकर विवाद रहता है। अब देखो इसी एक अकेली सीमा नहीं है, ये सियाचिन का विवाद ले लो आप, उस पर भी रहता है कश्मीर के अंदर, ठीक है। लद्दाख को ले लो आप, वो वहाँ पर भी रहता है। लद्दाख वाला सिस्टम क्या है, यहाँ ना एक राजमार्ग घाटी को लेकर रहता है हमारा, वो काफ़ी एकमात्र राजमार्ग है, ठीक है, उसमें घुसपैठ करता रहता है। इसी तरीके से हमारे ये गुजरात के अंदर भी यही है, क्या ना, बहुत तगड़े वाला घुसपैठिया है ये। पाकिस्तान जो है बहुत तगड़े वाला घुसपैठिया है। ये हर बारी क्या करता है, ISI को ट्रेनिंग दिलवाता है, ठीक है, और अपने सैनिकों से बोलता है इनको घुसवा दो अंदर जी, ठीक है। और यही काम ये करते रहते हैं और इसी बात पे लेके विवाद चलता रहता है कि भाई एक बात बताओ, तुम्हारे कुछ और काम धाम नहीं है दूसरे के देश में तुम सीमा के अंदर आतंकवादी को घुसेड़े जा रहे हो। और इसी बात पे हमेशा इससे विवाद रहता है, क्योंकि क्या है ना भैया, हम भी तो अपने देश की रखवाली करेंगे, है ना। गुजरात राज्य की सुरक्षा में संदर्भ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये तो, ठीक है। अगर एक बार ये अंदर घुस गए तो ये तो बम ब्लास्ट करने के अलावा कुछ आता है नहीं, इनको खाना पीना इनके देश में है नहीं, ठीक है जी। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए अब तीसरा मुद्दा रहता है जल विवाद का मुद्दा। अब इसे और समझ लेते हैं एक बारी। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से तंग आकर भारत ने बीते दिनों सिंधु नदी जल समझौते के तहत भारत के हिस्से में आने वाली नदियों का पानी पाकिस्तान को नहीं देने की बात कही है। सिंधु नदी जल समझौते के मुताबिक भारत में पश्चिम नदियों जैसे झेलम, चिनाब, सिंधु के पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है।
भारत इनका करीब 20% अपने इस्तेमाल में ले सकता है। सिंधु नदी जल समझौते के तहत भारत को पश्चिमी नदियों से 36 लाख एकड़ फीट पानी स्टोर करने का अधिकार है। पश्चिमी नदियों के पानी से भारत 7 लाख एकड़ क्षेत्र में लगी फसलों की सिंचाई कर सकता है। इसके अलावा भारत इन नदियों पर जल विद्युत परियोजनाएं भी बना सकता है। हालांकि भारत उसको रन ऑफ द रिवर्स प्रोजेक्ट के रूप में ही इस्तेमाल करना होगा। तो देखो जी, पहले मैं आपको उसका थोड़ा सा इतिहास बताऊं, जरा उसको सुनो। मैं आपको सिंधु जो नदी का जल समझौता है उसको समझाता हूँ। पहले देखो क्या हुआ, वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ना नदी जल के विभाजन के लिए सिंधु नदी जल समझौता किया गया था। ठीक है, यह समझौता जो है विश्व बैंक की मध्यस्थता के दौरान हुआ, मतलब विश्व बैंक के द्वारा कराया गया, ऐसा समझो। ठीक है, इस समझौते के द्वारा ना सिंधु, झेलम और चिनाब जैसी जो नदियाँ थी, जो पूर्वी नदियाँ थी, ठीक है, उसको तो कह दिया गया जी ये पाकिस्तान की है। वहीं जब हम सतलुज की बात करें, सतलुज जो है, रावी है, ब्यास है, इनको कह दिया आपकी ये भारत की है। ठीक है, जिसको हम पश्चिमी नदियाँ बोलते हैं। ठीक है, इस समझौते के अनुसार ये बोल दिया भैया कि पाकिस्तान की जो नदियाँ हैं, ठीक है, पाकिस्तान की नदियों पर जल के सीमित प्रयोग की अनुमति दी जाती है। ठीक है, मतलब जल का प्रयोग कर सकता है भारत पाकिस्तान की नदियों पर। ठीक है, समझौते। और इसमें कहा गया कि भारत जो है अपनी अगर विद्युत परियोजना चलाना चाहता है, उसका निर्माण करना चाहता है, ठीक है, तो इन नदियों पर कर सकता है। जो पाकिस्तान की नदी है ना, उस पर कर सकता है। और ये सारी चीज़ें देखकर जो सिंधु नदी का जल समझौता था भारत और पाकिस्तान के बीच देखकर एक अलग ही प्रकार का उदाहरण तय हो गया। क्योंकि 1965 और 1971 का जो युद्ध हुआ, उसके बाद भी इतना अच्छा समझौता होना असंभव था, लेकिन हो गया। लेकिन भैया भाई, अपनी आदतों से वास तो आना नहीं है। ये कुछ ना कुछ तो आतंकवादी हरकतें करेगा। आतंकवादी हरकतें ही नहीं करता, ये और भी काम करता है। मैं बताता हूँ क्या काम करता है भाई ये। इसने क्या करा, भारत के द्वारा एक चिनाब नदी पर ना बंगलीहार नाम का बांध बनाने का कार्यक्रम चल रहा था। ससुर ने उस पर भी जाके रोक दिया कि भैया वो नहीं करोगे तुम। ठीक है, उसी तरह क्या हुआ, भारत की एक किशनगंगा परियोजना है, ठीक है, उसका काम चल रहा था, उस पर भी जाके पाकिस्तान ने अपनी आपत्ति जता दी। उसमें भी दिमाग ख़राब कर रहा है भाई ये तो। ठीक है, इसी तरीके से जब चीज़ें चलने लगी ना, तो वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, सिंधु जल समझौता है ना, ये ऐसा समझौता है जिसको भंग नहीं कर सकते। ठीक है, ये पहले से हमारा जो विश्व बैंक था, ठीक है, उसके द्वारा समझौता हुआ था। ठीक है, इसको मत रोको बार बारी। और इसी सब चीज़ों को लेकर विवाद चलता रहता है। और उन्होंने एक बढ़िया सा डायलॉग मारा था, आपको ध्यान में हो तो, खून तथा पानी जो एक साथ नहीं रह सकते, है ना। आपको ध्यान होगा शायद आपने पढ़ी होगी न्यूज़, तो आपको पता होगा। ठीक है जी, तो इन सब चीज़ों को लेकर विवाद चलता रहता है। और हाँ, एक चीज़ और समझ लीजिए कि जैसा मैंने आपको बताया, पश्चिमी जो हमारा एरिया है, ठीक है, तो पश्चिमी नदियाँ जो आती हैं, झेलम, चिनाब, सिंधु, ठीक है, इन सब की पानी का इस्तेमाल कर सकता है, हम तो जानते ही हैं क्योंकि हमारे अंदर ही आ रही हैं। ठीक है, तो इसी में एक बार आंकड़ा याद कर लीजिए कि 20% जो है कम से कम भारत अपना यूज़ कर सकता है। ठीक है, और इसमें जो सिंधु नदी का समझौता है उसके तहत ही ये हमें दिया गया था। इसमें जो पश्चिमी नदियां हैं उससे 36 लाख एकड़ फीट पानी स्टोर करने का अधिकार है। ध्यान रहे, 36 लाख एकड़ फीट पानी स्टोर कर सकता है भारत। ठीक है, उसी तरीके से जो पश्चिमी नदी के पानी से भारत लगभग 7 लाख एकड़ क्षेत्र में लगी फसलों की सिंचाई भी कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा भारत इन नदियों का जो हम बिजली बनाते हैं ना, जिसे हम जल विद्युत परियोजनाएं बोल सकते हैं, ठीक है, उसमें भी प्रयोग कर सकता है। लेकिन ये केवल और केवल रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के रूप में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक बार आप ये समझ लीजिए कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट आखिर है क्या। देखिए, रन ऑफ द रिवर जो है ना, ये जल विद्युत परियोजना ही है। और इस परियोजना के अंदर बोला जाता है, आप जल विद्युत का उत्पादन के लिए, ठीक है, किसी भी नदी पर बड़ा बांध नहीं बना सकते, मतलब उसके जल प्रवाह को रोक नहीं सकते। ठीक है, बिना जल प्रवाह को रोके ही आपको अपने इस काम को करने की अनुमति मिल सकती है। ठीक है जी, तो चलिए, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। ठीक है जी, बाकी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, धन्यवाद।